Assalamu alaikum. Dear viewers and students, welcome back to Eju Hub. Shahzad Tabassum is here with a new video. Dear viewers and students, please subscribe my YouTube channel to get many more videos in the days to come. Dear students, today we are going to start the third lesson, Dog Devar and Golden Eyed. It's the introductory lecture and I'm going to introduce you the writer and the themes of the lesson today. Now let's go to the next slide and I'm going to introduce the writer Ray Bradbury to you. Ray Bradbury was an American author and screenwriter. His full name was Ray Douglas Bradbury. वो एक अमरीकी मुसन्निफ था और स्क्रीन था. स्क्रीन से मुराद यही जो फिल्म और टीवी का स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्रीन राइटर्स. ही इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर, कि वो एक शानदार कहानी निगार है. स्टोरी टेलर कहते हैं वन हू राइट्स और नरेट स्टोरीज. चैंपियन ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, चैंपियन कहते हैं सपोर्टर को जो किसी काज को सपोर्ट करता है. क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी को और फ्रीडम कहते हैं लिबर्टी को, आज़ादी को, कि वो तख्लीकी आज़ादी का अलंबरदार है. स्पेस एज विशनरी, स्पेस एज ये जो मौजूदा ज़माना है कि 1960s के बाद जब हमने स्पेस को कंकर कर लिया था. आपको पता है ना कि 1964 में रशिया ने जो है यूरी गैगरीन नामी शख्स को पहली मर्तबा खला में भेजा था. एंड गार्डियन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, गार्डियन कहते हैं जो किसी चीज़ का ख्याल रखता है, और ह्यूमन हार्ट से मुराद हमारे इमोशंस और फीलिंग्स, कि वो इंसानी जज्बात और एहसासात का तर्जमान है. हिज मैग्नम ओपसेस, मैग्नम ओपस कहते हैं जो आपका सबसे शानदार काम होता है या आपकी सबसे शानदार तख्लीक होती है, उसे मैग्नम ओपस कहा जाता है. और फ़ारेनहीट 451 ये उसके नावल का नाम है जो दुनिया में सबसे मशहूर नावल्स में शामिल है, और उसका भी ये सबसे मशहूर नावल है. एंड द मार्शियन क्रॉनिकल्स ये उसके दूसरे नावल का नाम है, कि यहाँ पे मरीख का अहवाल है. तो ये दो किताबें उसकी जो हैं वो सबसे बेहतरीन हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड read something more about the author and the lesson. Dog Devar and Golden Eyed is a science fiction short story by American writer Ray Bradbury. कि ये जो है Dog Devar and Golden Eyed, ये सबक जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये एक साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है या अफसाना है. और इसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि रे डगलस ब्रैडबरी ने लिखा है. साइंस फिक्शन अ पॉपुलर मॉडर्न ब्रांच ऑफ प्रोज फिक्शन. कि अब हम साइंस फिक्शन की तरफ आते हैं कि एक्चुअल साइंस फिक्शन है क्या. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये नस्र की एक शाख है दैट एक्सप्लोर्स द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम improbable or impossible transformation of the basic conditions of human or intelligent non-human existence. कि जो साइंस फिक्शन है ये क्या करती है कि जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है ये इसको एक्सप्लोर करती है, मगर किस तरह की कंडीशंस में, वो जो आम तौर पे पॉसिबल नहीं हो सकती, मगर राइटर अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के ज़रिए उन्हें विजुअलाइज या इमेजिन करता है और आपके सामने पेश करता है. तो ये आजकल क्या है, नहायत पॉपुलर है. आपने भी देखा होगा कि साइंस फिक्शन पे न सिर्फ बहुत कुछ लिखा जा रहा है बल्कि बहुत कुछ फिल्माया भी जा रहा है सिनेमा में, कि जैसे ये
स्टार ट्रेक मूवीज़ हैं, ये पूरी सीरीज़ थी, तो ये सारी भी क्या है, साइंस फिक्शन सिनेमा था. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड रीड समथिंग मोर अबाउट साइंस फिक्शन. This transformation need not be brought about by a technological invention, but may involve some mutation of known biological or physical reality. Transformation कहते हैं change को, bring about कहते हैं to be cause of something, invention कहते हैं ईजाद को, mutation कहते हैं जो तब्दीली आती है, तग़य्युर जिसे हम कहते हैं, कि लाजमी नहीं है कि जो तब्दीली साइंस फिक्शन में दिखाई जाती है ये किसी टेक्नोलॉजी या नई ईजाद की वजह से हो, बल्कि इसमें यह भी हो सकता है कि ये जो हमारी हकीकत है इसको म्यूटेट कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है. एग्जाम्पली ग्रेशिया टाइम ट्रेवल, कि जैसे साइंस फिक्शन का मौजू होता है कि आप वक्त के थ्रू सफ़र करते हैं और दीगर कहकशाओं और सैयारों की तरफ निकल जाते हैं. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेजन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं मतलब ज़मीन से हट के बाकी गैलेक्सीज से या बाकी प्लैनेट से लोग क्या हैं वो ज़मीन की तरफ आते हैं. इन्वेजन कहते हैं अटैक करना, हमला करना. आपको पता है कि इन मौज़ूआत पे बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं. इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ, इकोलॉजी कहते हैं रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, कि जो आपके माहौल से मुतल्लिक हो, और कैटास्ट्रॉफ कहते हैं डिस्ट्रक्शन को, कि मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे सैयारे का माहौल तबाह हो जाता है और फिर जो है लोग जिस मुश्किल का सामना करते हैं या फिर वो किसी और दुनिया में जो है जाने के लिए पर तोलते हैं. तो ये सारे मौज़ूआत जो हैं वो साइंस फिक्शन में दिखाए जाते हैं और ये आजकल बहुत पॉपुलर जानरा है लिटरेचर का, तो इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है. और रे ब्रैडबरी का जो काम है वो जो है फर्स्ट रेट है, कि बहुत ही शानदार उसने लिखा है और इसलिए उसे साइंस फिक्शन राइटर की हैसियत से बेहद पसंद किया जाता. ये जो टर्म थी साइंस फिक्शन की, अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे ओरिजिनेट हुई. तो द टर्म वाज फर्स्ट गिवन जनरल करेंसी. जनरल करेंसी से मुराद है मतलब इट बिकेम पॉपुलर या इट बिकेम कॉमन या इट बिकेम नोन टू ऑल बाय ह्यूगो जर्न्सबैक. ये एक जो है राइटर का नाम है जो एक मैगज़ीन का एडिटर था और उसने जो है इस टर्म को कायम किया और पॉपुलर किया, जिसे आज हम साइंस फिक्शन कहते हैं या साई-फाई भी कहा जाता है इसे, और इसे SF भी लिखा जाता, जैसे एब्रीवेट किया जाता है, मतलब इसका जो मुखफ़फ़ है उसे हम SF कह लें या साई-फाई कह लें. ये जो आज का मॉडर्न साइंस फिक्शन है इसको शुरू करने वाले दो राइटर्स हैं, वो बेहद मशहूर हैं. एक का नाम है जूल्स वर्न, ये एक फ्रेंच जो है नॉवलिस्ट था. इसका नावल था जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि यहाँ से मॉडर्न साइंस फिक्शन की बुनियाद पड़ी थी. अगरचे इस तरह की कहानियाँ पहले भी लिखी जा रही थी, मगर हम उन्हें साइंस फिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस की बुनियाद भी जो है सही मानों में 2-2.5 सदियाँ पहले ही जो है पड़ी है. एंड H.G. वेल्स, ये बहुत मशहूर जो है नॉवलिस्ट है, इसका था टाइम मशीन, ये एक नावल है, ये भी साइंस फिक्शन ही है. तो ये जो हैं दो किताबें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये सेमिनल वर्क्स हैं और इनसे साइंस फिक्शन की बुनियाद पड़ी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम आते हैं इस लेसन की तरफ कि ये जो लेसन है डॉग देवर इन गोल्डन आइड, ये कब लिखा गया. It was originally published in the magazine Thrilling Wonder Stories in August 1949 under the title The Naming of Names. ये जो कहानी थी ये नेमिंग ऑफ नेम्स के टाइटल से लिखी गई थी. बाद में फिर इसका टाइटल हो गया डॉग देवर इन गोल्डन नाइट और ये आपके सिलेबस में शामिल है. अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में आखिर किन बातों का तज़किरा है, कि रे ब्रैडबरी जो है वो किन थीम्स पे या किन मौज़ूआत पे बात करता है. तो इसका पहला मौजू है द स्टोरी एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द स्मॉल रॉकी प्लैनेट कॉल्ड अर्थ. वो ये कहते हैं कि क्या इस ज़मीन के अलावा भी ज़िंदगी कहीं पॉसिबल हो सकती है. तो इस कहानी में फिर मरीख को दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मीन से जाके मरीख पर रहते हैं.
अगरचे अब तक का जो हमारा साइंस इल्म है वो यही कहता है कि मरीख पे लाइफ जो है अभी पॉसिबल नहीं है, मगर क्योंकि साइंस फिक्शन जो है वो फ्यूचर में झांकने की कोशिश है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा मुमकिन हो जाए, बल्कि इस कहानी में मुमकिन हो गया है और कुछ लोग जो हैं वो मरीख पर जाके रह रहे हैं। इसका दूसरा मौजू है या दूसरी थीम है, द स्टोरी टॉक्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन द प्लानट एंड द ह्यूमन रेस एज अ होल, कि इसमें ये जो एटमी जंग का ख़तरा है इसके बारे में तज़किरा है, क्योंकि कहानी में ये दिखाया गया है कि वो लोग जब मरीख पे पहुंचते हैं तो कुछ अरसे के बाद ज़मीन पे एटमी जंग छिड़ जाती है और उनकी वापसी के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये दिखाया गया है कि एटमी जंग जो है वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और कितनी तबाहकुन साबित हो सकती है। तीसरी थीम है इसकी, इट्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनाइज कहते हैं कि आप जो है किसी कौम पे या मुल्क पे अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया भी जो है ये कभी ब्रिटिश कॉलोनी था कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्ज़ा था, और कॉलोनियलिज्म कहते हैं ये स्टडी ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि हम जो है ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो नौआबादी निज़ाम था या इस्तेमारियत इसे कहा जाता है कि इसका क्या इफ़ेक्ट था लोगों पे। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये लोग जो हैं ये जब मरीख पे पहुँचते हैं तो ये मरीख को कॉलोनाइज करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉलोनाइज़र जो है वो अपनी कॉलोनी के बारे में किस तरह से सोचता है। इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक थीम है वो क्या है, इट क्वेश्चंस आइडेंटिटी, कि यहाँ पे शनाख्त का सवाल है कि शनाख्त है क्या। उसके बाद है हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कि शनाख्त कैसे बनती है। फिर ये भी सवाल है कि क्या ये फिक्स्ड है या ये जो है फ्लूइड है, कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली भी आ सकती है और शनाख्त तब्दील भी हो सकती है। एंड हाउ इट कैन शिफ्ट ओवर टाइम, तो इस पे भी उसने सवाल उठाए हैं। या आप ये कह लें कि वो हिस्ट्री और मेमोरी पे सवाल उठाता है कि ये किस तरह से हमारी शनाख्त को शेपअप करती हैं। अब हम जो है सबक का एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो पढ़ लेते हैं, या सबक की एक समरी मैं आपको बता देता हूँ कि इस सबक के अंदर किन बातों का तज़किरा है। तो हैरी बिटरिंग विद हिज फैमिली, हैरी बिटरिंग कौन है, ये इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके गिर्द ये शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व करती है। एंड अदर अमेरिकन्स अराइव्स एट मार्स, कि हैरी बिटरिंग अपने अहले खाना और कुछ अमरीकियों के साथ मरीख पे पहुंचता है। इन द बिगिनिंग, मतलब एट द स्टार्ट, के शुरू में, he feels uncomfortable because Mars is new and foreign to him. Uncomfortable, uneasy, कि वो वहाँ पे बेचैनी महसूस करता है, क्योंकि मरीख का माहौल क्या है वो उसके लिए नया है, और इसलिए he feels restless, he doesn't want to stay there, कि वो वहाँ पे ठहरना नहीं चाहता। he wants to go back to the earth, कि वो वापस ज़मीन की तरफ जाना चाहता है। और फिर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जब वक्त गुजरता है, ही एडैप्ट्स हिमसेल्फ, एडैप्ट कहते हैं ढालना, मोल्ड करना खुद को, टू हिज न्यू सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स कहते हैं माहौल को, एनवायरनमेंट को, एंड टर्न्स इनटू अ मार्शियन ऑफ मार्स, जिसका ताल्लुक मरीख से हो, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, कि वो खुद को अपने नए माहौल के मुताबिक ढाल लेता है, और अब वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से एक मरीखी में तब्दील हो जाता है, कि उसकी वो जो ज़मीनी शनाख्त है या ज़मीनी तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म हो जाता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने जो है राइटर का और इस लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेक्स्ट की तरफ आएंगे और टेक्स्ट को जो है स्टडी करेंगे। टिल देन, खुदा हाफ़िज़, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।